हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ हैं जो कि 12th में भी पहुंचे हैं, 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम अपने पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें, एक प्रॉपर रिदम में हमारी स्टडीज़ नहीं आ पा रही, हम चाह रहे हैं पढ़ना लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या इस तरह की चीज़ें, क्या कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या कुछ टिप्स हो सकती हैं, कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं जिनको हम फॉलो करें। कुछ ऐसी चीज़ें आप हमें बताइए जिससे हम प्रॉपर ट्रैक में अपने आप को ला सकें 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ हुआ था वो ये हुआ था कि क्लास 11th में जब आप लोग पहुंचे थे उस समय कोविड ने दस्तक दी थी और तब से अब तक कोविड लगातार चल ही रहा है। तो इससे ये हुआ कि आपकी जो स्टडीज़ है, जो कि क्लास 11th का पूरा बेसमेंट होता है, जो कि क्लास 12th में काम आता है स्टूडेंट के। ध्यान रखें, क्लास 11th की स्टडीज़ डायरेक्टली आती है बहुत कम, यानी 5 से 10% ही ऐसा पोर्शन होगा जो डायरेक्टली यूज़ हो रहा होता है। काफ़ी कुछ चीज़ होती है जो बेसमेंट होती है वो इनडायरेक्टली बार बार 12th में यूज़ होने लग जाती है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली पूरा चैप्टर ही यहाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके वो चैप्टर में पढ़े हुए बेसिक्स जो होते हैं वो यहाँ पर काम आते हैं क्लास 12th में। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों रहते हैं, क्योंकि जिसने क्लास 11th को अच्छे से कवर किया रहता है उससे क्लास 12th में प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन जिन्होंने क्लास 11th में किसी कारण से नहीं कर पाए होते हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है। अब क्योंकि आप लोग वो स्टूडेंट्स थे जब कोविड आया था, तो आप अपने फिजिकल अटैचमेंट नहीं था आपके अपने टीचर्स के साथ, तो प्रॉपर गाइडेंस में क्योंकि आप नहीं थे, तो इसलिए हो सकता है आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन क्लास 11th में नहीं की होगी। लेकिन अब आप लोग चाहते हैं कि मुझे क्लास 12th में अच्छे से कवर करना है चीज़ों को, प्रॉपर रिदम में आना है, प्रॉपर एक अच्छा डिसेंट स्कोर करना है। आपका एक ड्रीम स्कोर हो सकता है, आपने सोचा मुझे इतनी परसेंटेज लानी है, ये आपका अभी का नहीं है, आपका पहले का सपना हो सकता है। जब आपने क्लास 10% लाए होंगे क्लास 10th में, जितनी भी परसेंट आपकी आई होगी 80%, 90%, 70%, 60%, उस समय आपने हो सकता है सोचा होगी मुझे क्लास 12th में 90%, 95%, 100% स्कोर करना है। ये आपका अपना सपना हो सकता है। तो सबसे पहले प्लीज़ उसे याद करें, उस सपने को याद करें कि कोविड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण हमें उस सपने से पीछे हटना पड़े। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कर सकते हैं और आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत जरूर है। देखिए क्या होता है, आपको एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड चाहिए आपके हार्डवर्क का, साथ में उस हार्डवर्क के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, जिस डायरेक्शन को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। यानी कि आपको हार्डवर्क नो डाउट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं बोलने वाला कि जिसमें कोई मैजिक सा हो जाएगा। सारी बातों के पीछे जो बात रहेगी वो रहेगा आपका हार्डवर्क, वो करना है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी है अगर आप इन्हें ध्यान रखें तो आपकी सक्सेस में आपकी मदद कर सकती हैं, आपको सफल होने में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, स्टार्ट कैसे करेगा, मैं 1 बाय 1 थोड़े सब्जेक्ट्स की बात करूं। मैं मान लेता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बेसिकली इन्हीं का आइडिया है, क्योंकि मेरी स्ट्रीम यही है, मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स को टीच करता हूं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिक्स की। आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार बता देता हूं कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, तो कोई भी सब्जेक्ट बेसिकली अगर उसकी प्रॉपर डेप्थ में आप जाएं किसी भी सब्जेक्ट की, तो वहीं से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकती है, जहां पर उसका बेसिक्स बताए गए थे, जहां पर उसका प्रॉपरली उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था उस चैप्टर को या उस टॉपिक को, वहां से आपको उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। आप फील कर रहे होंगे जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा। अगर मैं इसमें मोटे मोटे बात करूं कि इसमें किन किन चीज़ों का रूल है, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई बहुत बड़ा पीछे की चीज़ों का रोल नहीं है अगर आप समझें, लेकिन फिर भी क्योंकि फिजिक्स में आपने मैकेनिक्स वगैरह पढ़ी हैं क्लास 11th में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें आपने लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़े, आपने उससे पहले उसमें वेक्टर अलजेब्रा को सीखा है, तो उनका थोड़ा यूज़ यहाँ पर होता है। और वेक्टर अलजेब्रा का जितना यूज़ यहाँ पर होता है, मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने कवर करने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं आपको उन्हें रिकमेंड करता हूँ, आपको नोट कर लीजिए, वेक्टर अलजेब्रा आपको हर हालत में पढ़ना है। ये मत सोचे कि वो इसी चैप्टर में यूज़ हो रहा है या यहाँ यूज़ हो रहा है। अगर फिजिक्स पढ़नी है और चाहते हो कि फिजिक्स अच्छे से समझ भी आए, तो मेरा एक सजेशन मानो, आप वेक्टर अलजेब्रा को हर हालत में करना है, स्ट्रेट लाइन को हर हालत में करना है, जो कि क्लास 11th की मैथ्स का 10th चैप्टर है। हो सकता है आप बोलें कि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ्स से क्या करना, लेकिन मेरा सजेशन है आप फिर भी स्ट्रेट लाइन को जरूर पढ़ें। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इनको हम पढ़े कहाँ से, तो स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं वेक्टर अलजेब्रा में और स्ट्रेट लाइन में। मैंने 1 शॉट वीडियोस बनाए। अगर आप 2-2, 3-3 घंटे निकाल पाते हो इन चैप्टर्स के लिए, तो 1-2 वीडियो में ही आप सारी वीडियो को कवर कर लोगे। प्रॉपर 1 शॉट, जो प्रॉपर एसेंस होता है वो आपको आ जाएगा। हो सकता है आप मेडिकल स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी आप मैथ्स वाले स्टूडेंट से भी अच्छा कमांड रख सकते हो इन टॉपिक्स में जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर वेक्टर अलजेब्रा और स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ 2 चैप्टर पे आप अपनी कमांड रखें। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को और पुश कर सकते हैं, तो मेरा एक सजेशन रहेगा ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्री होती है क्लास 11 की मैथमेटिक्स की, उस पर भी प्लीज़ अपनी कमांड रखें। मैथ्स स्टूडेंट तो कंपलसरी है, वो तो रखे ही रखें, लेकिन फिजिक्स स्टूडेंट जो चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना, फिजिक्स में बहुत अच्छा काम करना, तो वो जरूर ऐसा करें। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है,
अगर आप किसी मेडिकल प्रिपरेशन भी कर रहे हो, किसी मेडिकल एंट्रेंस की भी, तो ध्यान रखना फिजिक्स एक गेम चेंजर होता है आपके लिए। और वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वही लोग सफल हो पाते हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। वो कौन सी बात है कि आपको अगर फिजिक्स सीखनी है, डायरेक्ट फिजिक्स में मत कूदो, आपको छलांग नहीं मारनी, जंप नहीं लगानी, आपको स्टेयर्स कवर करनी है। और मैं यहाँ पर खड़े होकर सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एज अ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एजुकेटर मैं दोनों पढ़ाता हूँ, इसीलिए मुझे प्रॉपर पता है कि कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होता है। इसीलिए उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको चीज़ों को यहाँ पर बोल रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर सकते हैं आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मैं बता रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा को आप पढ़ लो, आंखें बंद करके पढ़ो। ये मत सोचो कि फिजिक्स में कहाँ यूज़ हो रहा, अभी आप मत कुछ सोचो। इन्हें कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स, इसे कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। जब आप आगे जाओगे क्लासेस में तो एक मैथमेटिकल फिजिक्स करके एक प्रॉपर बुक आती है जिसमें आपको प्रॉपर मैथ्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स एज अ क्वीन होती है, तो आपको उस क्वीन को अपने साथ लेकर चलना है। इसीलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करो। अगर आप एक हफ्ते भी तरीके से बेसिक्स पर जाते हो तो आप बहुत अच्छा कुछ कर जाओगे। अगर आपको लगता है और मुझे लगेगा ऐसा कि स्टूडेंट्स की ऐसी रिक्वेस्ट है कि मुझे प्रॉपर बेसिक मैथमेटिक्स पर ही एक वीडियो बनाना चाहिए, बेसिक मतलब जो कि मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज़ होती है, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं जरूर इस तरह का प्लेलिस्ट भी तैयार करूंगा जिसमें मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्ट्रेट लाइन, जो सिर्फ अपने फिजिक्स लेवल का है उतना ही मैं भी डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल जब तक ये नहीं बनता तब तक मैं बता रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा, स्ट्रेट लाइन, इन दोनों चैप्टर्स को हर हालत में कवर करो। उसके बाद फिजिक्स की बुक छूना अपनी, फिर आप देखोगे आपको बहुत स्मूथली चीज़ें समझ में आ रही है। क्योंकि मैं बताता हूँ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है क्लास 11 की फिजिक्स की, ठीक है ना। मतलब टॉपिक रिलेट नहीं करते, लेकिन जो ये चीज़ें मैंने अभी इससे पहले डिस्कस की ये बेसिक्स हैं, ये हर जगह आएंगे फिजिक्स में जब भी आप पढ़ेंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं, मैंने फिजिक्स में लेक्चर बना रखे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, आप खुद देखें आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उन चैप्टर्स को देखोगे आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताना, मैं वहीं से आगे फिर उसे कंटिन्यू करूँगा ताकि आपकी टोटल फिजिक्स में आपको करा सकूँ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप चीज़ों को कैसे करें उसका सिंपल सा फंडा है। मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे केमिस्ट्री में। सबसे पहली बात, हमें हमेशा निगेटिव फेज नहीं देखना। अक्सर स्टूडेंट पूरे साल भर एक ही बात का रोने लग जाते हैं, एक टेप उनका हमेशा बजता रहता है और उस टेप का नाम है कि हमें केमिस्ट्री नहीं आ रही, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही, हमें फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आ रही, हमें इनऑर्गेनिक नहीं आ रही। इसका सिंपल सा फैक्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार आपको सब्जेक्ट के सामने अपने आप को आपने सरेंडर करना होगा। आपकी किताब खुलते ही चीज़ आपको समझ में नहीं आती। बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें आपको, जब आप कोई मूवी देख रहे हो तो डायरेक्टली कोई अननोन मूवी है तो ऐसा नहीं कि आप पहले सीन में ही समझ जाओगे मूवी की स्टोरी क्या है। अगर आप 10-15 मिनट भी अगर मूवी को देखते हो तो एक बारी में आपको कुछ बातें ऐसी समझ में आ जाएगी जिससे आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पा रहे होगे। सेम वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ लो, आज से पहले आपकी वीक भी रही हो, कोई बात नहीं, वीक देखो सबकी रहती है, हर सब्जेक्ट सबका वीक है। लेकिन एक बात मैंने ऑब्जर्व की है, जब भी जिसका वो वीक सब्जेक्ट रहा है ना, वो आपको एक बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। क्योंकि जो वीक है वो आपको सीधी सी बात बोल रहा है कि मेरे पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपने उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जरूरी नहीं है पहले दिन से आपने बहुत दिया, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, लेकिन कंसिस्टेंटली देना है। ऐसा नहीं कि आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है और आपने आज के दिन सोच लिया मैं 10 घंटे 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आज आपने पढ़ भी लिया लेकिन अगले दिन से आप पढ़ने नहीं आ रहे। तो इसका सिंपल सा रूल है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, आपने 5 घंटे का रूल बनाया, 5 घंटे मत पढ़ो, 2 ही घंटे पढ़ो, कोई बात नहीं। मतलब नहीं, भूख को बढ़ाते हुए पढ़ो, एक ही बारी में सब कुछ नहीं खा जाना। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हो स्टूडेंट तो आप डेफिनेटली केमिस्ट्री कर पाओगे। और केमिस्ट्री को हमेशा बाइफर्केटेड वे में पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी वो वाले पोर्शन है जहां पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चलता है, जहां पर आपके सॉल्यूशन जैसे चैप्टर है, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स जैसी चीज़ें हैं, जहां पर आपके पास कोलराउस लॉ, इस तरह की चीज़ें, जहां पर आपको एनोड कैथोड वाली चीज़ डिस्कस होती है, वो वाला पोर्शन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन वो वाला है जहां पर आप कार्बन को छोड़कर जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो होती है जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होते हैं, लेंथेनेट्स, एक्टेनेट्स, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में कुल मिलाकर पीरियोडिक टेबल के बारे में जो स्टडी होती है वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, वैसे समझ सकते हैं। और सारी पीरियोडिक टेबल नहीं, कुछ तो 11th में निपट चुकी है। एस ब्लॉक 11th में निपट गया, पी ब्लॉक के 2 ग्रुप आपके 11th में निपट चुके हैं, बाकी आपको यहाँ पढ़ने होते हैं। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपको पढ़ना होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है, वो आप तभी कैच कर पाओगे जब आप चीज़ों को पढ़ोगे। अभी मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा सकता, मैं जस्ट एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि ओवर भी दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम एक ही चीज़ में स्टक हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चीज़ों को करते हुए चलोगे आप देखोगे एक पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है। अगर आपने तरीके से एस ब्लॉक को पढ़ा है तो आप डेफिनेटली पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक सबको पढ़ पाओगे, क्योंकि पैटर्न स्लॉट्स बने हुए हैं कि किस में क्या चीज़ें पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो फिर आप चीज़ों को उस तरीके से अरेंज कर पाओगे, एक पैटर्न दिमाग में बना पाओगे। ध्यान रखना, जो भी टॉपर है, जो भी अच्छा स्कोर कर रहा है, वो इसीलिए अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा कि उसकी मेमोरी बहुत तेज है, बिल्कुल नहीं। और खास तौर से आप ऐसे सब्जेक्ट में बैठे हो, आपने ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टाइप के हैं, यानी कि साइंस सब्जेक्ट है, इनमें अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, इनमें आपकी मेमोरी का कोई खास रोल नहीं है। हमारे आइडियल जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं, और आप जानते हो कि यार इन लोगों को अपने घर का एड्रेस याद नहीं आता था। तो ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर का एड्रेस भूल जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि सारा का सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का है, अंडरस्टैंडिंग का है। इसलिए कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि मुझे समझ नहीं आएगा, या सारी चीज़ें ह्यूमंस के लिए बनी हुई है और ह्यूमन ने बनाई हुई है, तो हम भी डेफिनेटली कर सकते हैं। जो भी टॉपर स्टूडेंट है वो भी आपकी तरह, वो कोई अलग नहीं है। मैं आपको काम की और मजे की बात बताता हूँ, वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है, स्ट्रगल आप भी कर रहे होते हो, लेकिन जीतता वो है जो बीच में गिव अप नहीं करता। ये वाला स्टूडेंट अगर मान लिया बाद में सक्सेस होता है, टॉपर आपकी क्लास का बनता है, तो शुरुआती दौर में दोनों एक जैसे थे, लेकिन इस वाले ने जो कि बाद में गिव अप कर दिया, वो डेफिनेटली हार जाएगा। इसीलिए हार जाएगा क्योंकि गिरते उठते सब है, लेकिन जो गिरने के बाद दोबारा उठता है स्टूडेंट्स, वही जीतता है ना। तो 50 बार गिरोगे, 50 बार उठो, 51वीं बार फिर से उठो, वो आपको जरूर सक्सेस दिलाएगा। और ध्यान रखना, वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैंने हर तरह के स्टूडेंट को देखा, मैंने ऐसे स्टूडेंट को भी देखा जो बहुत लो था, लेकिन उसने कर दिखाया। तो आप ऐसे हो सकते हैं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि लो था इन द सेंस कि एकेडमिक्स में पीछे के बेसिक्स क्लियर नहीं थे, लेकिन अगले ने अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से, मेहनत से, हार्डवर्क से चीज़ों को किया। और कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है अपने आप पे। मतलब आपको लगना चाहिए कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता आखिर। मतलब अपने आप के लिए एक चैलेंज देना, एक पॉजिटिव चैलेंज अपने आप को देना, इन्फीरियरिटी की उससे नहीं देखना। आपको कंपटीशन करना है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करना है। आपको जीतना है, लेकिन दूसरे को हराकर जीतने वाला जीतना नहीं जीतना। आपने जीतना है, दूसरा अपने आप हार जाए वो दूसरी बात है। आपको आगे बढ़ना है, आपको दूसरे को पीछे नहीं लाना। ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन, ऑर्गेनिक यानी कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। इसमें आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इस तरह के आपके पास अलग अलग ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं। पिछली बार भी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, लेकिन उतने लेवल में नहीं थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, उसमें बेसिक्स थे। इसीलिए क्लास 11 की केमिस्ट्री को आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, उस लेवल तक पढ़ ले जहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर वगैरह समझ में आ जाते हो किसी कंपाउंड के, नॉर्मल आपको प्रीफिक्स सफिक्स इनका आइडिया हो क्या होता है, ताकि जब वो वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहे हो तो आप उन्हें आसानी से कैच कर सके। इसलिए प्रॉपर बेसमेंट का होना जरूरी है। आज की डेट में मुझे ऐसी उम्मीद है कि यूट्यूब में ऐसे वीडियोज़ जरूर होंगे जहाँ पर वन शॉट चलते होंगे, तो आप वहाँ से जाकर थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। अब बारी आती है मैथमेटिक्स की, और एक इंपॉर्टेंट बात केमिस्ट्री के बारे में बोलना भूल गया था, और फिजिक्स के बारे में भी। NCERT से आपको समझ नहीं आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन एक जो प्लस पॉइंट है, NCERT के एक्सरसाइज और NCERT के एग्जाम्पल, ये आपको हर हालत में करना है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जो कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और दूसरा आपकी चेन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, आपकी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। आपने जो भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का जो काम करते हैं, वो NCERT की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करती है। इसलिए उन्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप कोई भी रिफ्रेशर से पढ़ते हो, पढ़ो आराम से, लेकिन जब चैप्टर फिनिश हुआ, हर हालत में, इस बात को नोट कर लो, क्या बोला मैंने, हर हालत में एक्सरसाइज क्वेश्चंस और आपको एग्जाम्पल जरूर करने फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स क्लास 12 की जो भी स्टूडेंट है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, आरंभ बैच एक मैंने अभी रिसेंटली चलाया था, जो कि एक पेड कोर्स है 1999 में, 1999 का वो कोर्स है, जो कि है कितना, एक पूरे साल का। उसमें मैंने कंप्लीटली मैथमेटिक्स आपको कवर करा रहा हूँ। 1999 का उसका प्राइस है फिलहाल, और उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का एडवांटेज ले रहे हैं। डेली मैं उसमें क्लास लेता हूँ 7 o'clock पर, मैं मैथमेटिक्स को उसमें पढ़ाता हूँ। अब ये मंडे जो आने वाला है, इससे मेरी कैलकुलस स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक का हमने कवर कर लिया। कैलकुलस यानी 5th चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक। आपने अपने बड़े भाई बहन सीनियर से सुना होगा कि कैलकुलस एक मेजर पोर्शन होता है कॉम्पिटिटिव लेवल या किसी के लिए भी। मैथमेटिक्स जो पूरी की पूरी है, समझ लो 12th आधे से ज़्यादा कैलकुलस ही है अपनी, 44% अपनी कैलकुलस चलती है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनमें अगर कमांड करनी है तो सिर्फ इन्हीं में नहीं, पूरी ओवर मैथमेटिक्स में ओवरऑल मेरा कोर्स चल रहा है, आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली सोचना। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स का मैंने मोस्टली सारा का सारा जितना सिलेबस होता है मैंने कवर करा के यूट्यूब में रखा हुआ है, जिस चैनल में आप मुझे देख रहे हैं, प्रणव पांडे। मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा रखी है चैप्टर 1 से लेकर टिल चैप्टर 13 तक, प्रोबेबिलिटी तक मैंने पढ़ा रखी है, रिलेशंस एंड फंक्शन तक, कैलकुलस वगैरह सब कवर करा रखी है। तो आप एज अ डेमो भी उन चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी डिटेल में NCERT का हर क्वेश्चन करा रखा। लेकिन अब जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि यार हम, क्योंकि ना चीज़ों का सिर्फ
पढ़ा होना जरूरी नहीं है, उनको कैसे हमें लेना है, किस तरीके से उनको करना है, ये भी मायने रखता है। अब डॉक्टर के पास है दवाइयाँ तो बहुत सारी होती है। अब आप सोच रहे कि यार मैं किसी केमिस्ट के पास जाऊँगा, कोई सी भी दवाइयाँ उठा के अपने हिसाब से ले आऊँ, तो क्या खा लोगे क्या? दवाइयाँ आपके आगे रख भी दी जाएँ, लेकिन आप फिर भी नहीं जानते कि किसको कब कैसे लेना है। तो वही वाला काम यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हो जाता है। आपके सामने सारा का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बस लेकिन किसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको कौन रिजॉल्व करेगा, उन चीज़ों के लिए मैंने इस तरह के बैच को यहाँ पर चला रखा है। उसमें मेरा प्रॉपर एक पर्टिकुलर गाइडेंस रहता है, पर्सनल गाइडेंस रहता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एनडी की बात करने लगे, एनडी का अलग सिलेबस चलता है। मैं बात कर रहा था कि 12th की जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई करना है और मेरे लेक्चर्स पर रिलाई करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर। इसके अलावा दूसरी तीसरी मैं बुक्स के नाम नहीं ले रहा, आप उनको बिल्कुल ना छुएं। मैंने पहले ही बता दिया, फिर बाद में पछताओगे, फिर बोलोगे यार पेपर तो एनसीईआरटी से आता था, समझ भी एनसीईआरटी से बनती थी, हम ही थे कि पता नहीं क्यों दूसरी तीसरी बुक उठाने लग गए। इसीलिए कह रहा हूँ दूसरी तीसरी चौथी कोई बुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली एनसीईआरटी। मैंने पहले ही कहा, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा एनसीईआरटी को अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी को रिकमेंड कर रहा हूँ। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, ओनली एनसीईआरटी, दूसरी बुक की कोई जरूरत नहीं है अभी अपने आप को। सिर्फ एक काम कर सकते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं उनको साथ साथ आप देखते हुए चलते रहे, चैप्टर के कोरस्पॉन्डिंग। ऐसी बुक्स अवेलेबल होती है जिनमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं। मान लिया आज आपने रेशंस एंड फंक्शन पढ़ा, चैप्टर 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो उसको अपने आप को चेक करो कि क्या मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई, कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर में देखो क्या उससे बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको चलना आगे। कोई भी इसके अलावा आपकी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन एग्जामिनेशन की, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 8 o'clock पे मॉर्निंग में रोज आपका एक बैच चलता है जिसमें एनडीए के लिए शौर्य बैच नाम से है। इसमें मैं एनडीए की मैथमेटिक्स को कवर करा रहा हूँ और बहुत अच्छा पोर्शन है मैथमेटिक्स एनडीए के लिए। अगर आप अच्छी कमांड रखते हो तो आप अच्छे से अंदर जा सकते हो, एनडीए एग्जामिनेशन में रिटर्न क्लियर कर सकते हो। इसीलिए उसको ज्वाइन करें। अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप एनडीए की प्रिपरेशन नहीं करते, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। जेई की मैथमेटिक्स में जो जितने चैप्टर्स होते हैं, एक्चुअली चैप्टर्स वही होते हैं एनडीए में भी। मैं चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट वाले। भले ही मैं क्वेश्चंस जब अलग से सेशन लेता हूँ उसमें मैं एनडीए के क्वेश्चन को ही फिलहाल ले रहा हूँ ताकि एक ही जगह हम ओरिएंटेड हो सके। लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर बात करूँ तो चाहे आप 12th में पढ़ते हो, चाहे आप एनडीए में पढ़ते हो, चाहे आप 11th वाले हो, चाहे आप जेई मेंस वाले हो, कोई भी हो, आप देखोगे कि कहीं से भी कहीं तक वो कॉन्सेप्ट आपके लिए कमी नहीं रखेगा। फुल कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप जेई मेन के लिए भी मैं पढ़ा रहा होता, मैं यही कॉन्सेप्ट तब भी पढ़ा रहा होता। तो ये एक अंदर की बात है जो मैंने आप लोगों को बता दी और होपफुली आपको अभी समझ में आ भी गई होगी। तो इसलिए कोई भी लेक्चर उठा के आप देख लें। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।